हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपको सबको पता है कि मैंने पेपर 2 और पेपर 1 फ्री के अंदर स्टार्ट कर रखा है। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़ जाएं। सीक स्टडी स्मार्टली 3S के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। ये आपको लोगो मिलने वाला है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, कल मैंने आपको करवाया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 1। इस क्लास को जो बंदा पहली बार देख रहा है, तो बच्चे पहले नंबर वाली क्लास देख करके आना। ये पार्ट नंबर 2 आपका है। तो भाई ये जितनी भी क्लासेज आपस के अंदर लिंक करेंगी, सारी की सारी पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है। देखो, ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पार्ट नंबर 1 पहले देखना होगा, फिर पार्ट नंबर 2 पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं, इवेल्युएशन जो आपका होता है, इवोल्यूशन ऑफ किसका, कंसेप्ट ऑफ एचआरएम का। ठीक है, तो इवेल्युएशन टीचिंग का याद आ रहा है, तो इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ एचआरएम की बात करेंगे। साथ की साथ इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है एचआरएम की, और ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं हमारे पूरे के पूरे एचआरएम के। तो डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। आप जितना ज्यादा लाइक शेयर करोगे, उतनी ज्यादा और अच्छी अच्छी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। मतलब एक दिन के अंदर मतलब दो दो क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करोगे तो। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, ये फ्री क्लासेस हैं। साथ की साथ मैंने पेड क्लासेस हैं, वो आपकी 10 दिसंबर से स्टार्ट करने वाला हूं। ये फ्री की आपकी जो क्लासेस हैं ये भी चलेंगी साथ में, और आपकी पेड क्लासेस भी हैं। उसके अंदर आपकी 2 घंटों की क्लास रहने वाली है। एवरी क्लास आपकी 2 घंटों की होगी, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं जिस तरीके से फ्री क्लासेस के अंदर कंसेप्ट क्लियर करता हूं, उसके अंदर भी फोकस करता हूं कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। साथ की साथ आपको टेलीग्राम पर मॉक भी मिलने वाले हैं। 20 मॉक आपको सुपर क्वेश्चन के मेरे YouTube चैनल के ऊपर मिलेंगे। 2015 से 21 तक के सारे PYQ भी करवाऊंगा, एक्सपेक्टेड MCQ भी आपको मिलने वाले हैं, और पेपर 1 एंड पेपर 2 पूरे का पूरा आपको मिलने वाला है। यहां पर जो आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलने वाली हैं, वो ये लास्ट की 4 चीजें आपको मिलने वाली हैं। वो क्या क्या चीजें हैं, वैसे तो 5 ही चीजें हैं। एक 4C कंसेप्ट मैंने चलाया है, जिसका मतलब क्या होता है, क्रक्स, चार्ट एंड कंपैरेटिव चार्ट। मतलब 4C ये मार्केटिंग वाला नहीं है, ये 4C मैंने डेवलप किया है खुद का। तो यहां पर आपको ये 4 चीजें और मिलेंगी, साथ में 4C मिलेगा, टिप्स एंड ट्रिक्स है, वन लाइनर है, सुपर स्ट्रेटजी है, एक्स्ट्रा डाउट सेशन भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। कि आपके अगर डाउट हैं किसी भी तरीके के, तो आपको वीक में एक या एक महीने में 2 क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। पूरे के पूरे आपके डाउट है यहां पर क्लियर किए जाएंगे। तो भाई 2022 के लिए रेडी हो जाएं सब लोग, क्योंकि आपको पता है आज का जो आप लोगों का नोटिफिकेशन था, एनटीए वालों का जो नेट का एग्जाम होता है, यूजीसी वाले जो कंडक्ट करवाते हैं, और सॉरी एनटीए कंडक्ट करवाता है, यूजीसी का जो नेट का एग्जाम है ना, वो अभी कंपलसरी कर दिया है पीएचडी के लिए। अगर आपको पीएचडी में जाना है या किसी जॉब लगनी है प्रोफेसर की, तो भाई ये चीज आपको बीट करनी पड़ेगी। डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए। मैं एक भी दिन आपका खराब नहीं करूंगा। कल भी मैंने पेपर 1 की क्लास डाली थी दिसंबर 1 को, आज दिसंबर 2 है, आज भी पेपर 1 की क्लास मैंने डाली, और पेपर 2 की क्लास कल भी एक डाली थी एचआरएम की, आज भी डाल रहा हूं। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दे क्लास को, कमेंट कर दें, और ये बेल आइकन देखो खुद बोल रहा है आपको कि जल्दी से जल्दी बेल आइकन दबा लें, सब्सक्राइब कर लें, और शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि औरों का भी फायदा हो जाए। इसी क्लासेस की आपको मेरे YouTube चैनल के ऊपर तो सारी की सारी आपको क्या मिलने वाली हैं, सारी की सारी क्लासेस फ्री के अंदर मिलने वाली हैं। और पीडीएफ्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी क्लासेस मैं डेली पढ़ाता हूं इसके ऊपर आपको मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ एचआरएम की बात करते हैं। देखो, एचआरएम आपको कल बताया था मैंने, जब कल वाली क्लास थी, कि एचआरएम जो हमारा सिस्टम है ना, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। मतलब अभी भी ये डेवलप की कंडीशन के ऊपर है, मतलब एम्बरिंग हो रही है इसकी अच्छे से। मतलब ये है कि जब पहली बार जो कंसेप्ट निकला था एचआरएम का, सबसे पहले एचआरएम को या ह्यूमन को क्या माना जाता था,
अब धीरे धीरे क्या माना जाता है, तो धीरे धीरे काम चलता जा रहा है। यहां पर सबसे पहले नंबर वाला अगर कंसेप्ट है वो आपका कोमोडिटी कंसेप्ट होता है। लेबर वाज जो आपकी रिगार्ड एज द कोमोडिटी टू द, मतलब जिस तरीके से आप किसी चीज को बोट करते हो या सोल्ड करते हो वो उस तरीके से माना जाता था पहले। जितनी भी आपकी ह्यूमन चीजें हैं उनको माना जाता था कि भाई जिस तरीके से हमारी अलग चीजों को हम लोग खरीदते और बेचते हैं ना, उसी तरीके से ह्यूमन को पहले माना जाता था। जब पहले का जो कंसेप्ट था उसको कॉमोडिटी कंसेप्ट बोला जाता है। मैचिंग के अंदर बच्चे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कंसेप्ट से, तो भाई एचआरएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपके एग्जाम के अंदर। कई बार तो एचआरएम भर दिया जाता है, कई बार टैक्स भर दिया जाता है, तो हर चीज को डीपली करना पड़ेगा। तो कॉमोडिटी कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो यहां पर एक वस्तु के तरीके से आपको माना जाता है, किसको, जो आपकी लेबर है उसको। वेज वर बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, जो वेज है आपकी वो किसके ऊपर डिसाइड की जाती थी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द ह्यूमन एंड रिसोर्स, जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्स है एचआर है। मतलब अगर तो आपको इजीली जो ह्यूमन पर्सन है आपके काम करने के लिए मिल जाते हैं, उस टाइम पर यदि आपको इजीली मिल जाते हैं तो आपकी जो सप्लाई है वो ज्यादा है, क्योंकि इजीली मिल जाते हैं सप्लाई ज्यादा है। जिस तरीके से आज के टाइम की अगर बात की जाए, हर बच्चा पढ़ के बैठा है, हर बच्चा पीएचडी के लिए जा रहा है, हर बच्चा एमकॉम करके बैठा है या पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, लेकिन उनको जो काम है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मतलब सप्लाई आपके ह्यूमन की ज्यादा है। बच्चा, हर बच्चा ये बोलता है कि मुझे 20,000 रुपये महीने के भी मिल जाए ना, मैं अच्छे से काम कर लूंगा आपके साथ, मुझे 20,000 की जॉब भी मिल जाए मैं सेटिस्फाई हूं उस चीज के अंदर, क्योंकि काम नहीं मिल रहा, ऊपर से लॉकडाउन है। तो सप्लाई है जो ह्यूमन रिसोर्स की बच्चे यहां पर ज्यादा है और डिमांड है वो कम है, क्योंकि सारे का सारा जो सिस्टम है आजकल अगर आपको पता हो डिजिटल सिस्टम किया जा रहा है। डिजिटल किया जा रहा है तो आपको पता है डिजिटल के अंदर लोगों की कम जरूरत पड़ती है, सब कुछ आप ऑनलाइन रूप से हैंडल कर लेते हो। मतलब मशीनरी वाला काम है आजकल ज्यादा हो चुका है, एक बंदा ही हैंडल कर लेता है जिस चीज को 10 लोग हैंडल करते हैं। मतलब मशीनें जो 10 लोग काम करते थे, आजकल एक ही बंदा मशीन के साथ वो पूरा 10 लोगों जितना काम कर सकता है। और जब कॉमोडिटी कंसेप्ट था उस टाइम पे क्या था भाई, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी डिड वेरी लिटिल टू द प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्शन थी आपकी वर्कर्स की वो ना के बराबर थी, वेरी लिटिल थी, वेरी लिटिल थी, बहुत थोड़ी थी। ठीक है, थोड़ी थी, इसका मतलब यह हुआ कि उस टाइम पर जो आपका पूरे का पूरा सिस्टम था ना लेबर का, उसको क्या माना जाता था कि ये भी एक कमोडिटी है, इसको परचेज करके बेचा जा सकता है। मतलब इस तरीके का काम होता था। और जो इसकी वेज वगैरह थी वो आपकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर क्या करती थी, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके ऊपर ही जो आपकी वेज थी डिसाइड होती थी। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 का जो कंसेप्ट आया एचआरएम, जो कंसेप्ट था नंबर 2 पे जो कंसेप्ट आया वो आपका कंसेप्ट आया द फैक्टर ऑफ, जो प्रोडक्शन कंसेप्ट की बात करते हैं, लेबर लाइक एनी अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भाई यहां पर वो मानने लग गए, मतलब जो भी मैनेजर थे या मैनेजमेंट थी वो ये मानना स्टार्ट कर गई थी कि भाई जिस तरीके से आपकी मनी है, मनी के बिना आप किसी भी तरीके का जो कच्चा माल है नहीं ले सकते हो, रॉ मटेरियल जो नहीं परचेज कर सकते। ठीक है, जो मटेरियल है आपका वो भी नहीं आ सकता, सब कुछ मनी के ऊपर है। मनी थी तो आपका मटेरियल था, मटेरियल था तो आपकी लैंड थी, लैंड थी तो आपके वर्कर भी इसी तरीके से आपके मशीनरी टूल के रूप में आपके सामने उभर करके आने स्टार्ट हो गए। मतलब आपका जो पूरे का पूरा सिस्टम था वो इस तरीके से चलने लग गया था कि प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, प्रोडक्शन के जो आपके फैक्टर हैं, प्रोडक्शन के 4-5 फैक्टर होते हैं, आप सबको पता है, मनी, मटेरियल है, मशीन है, लैंड है, ये सारे के सारे फैक्टर हैं। वर्कर आर लाइक अ मशीन टूल, वर्कर को फिर मशीन टूल माना गया। देखो यहां पर थोड़ी सी तवज्जो मिल गई है वर्कर को भी, पर वर्कर को अभी भी एक मशीनों के रूप में माना जा रहा था फैक्टर प्रोडक्शन के, कि वर्कर है ना वो लाइक अ मशीन टूल है, उससे जितना मर्जी काम निकलवाओ, जिस तरीके से मशीन से निकलवाया जाता है वो सारी चीजें यहां पर आने लग गई थी। क्योंकि उस टाइम पर आपका जो क्या था, सप्लाई भी ज्यादा थी, या आपका उस टाइम पर अवेयरनेस नहीं थी ह्यूमन रिसोर्स को कि हमारा किस तरीके से लोग यूज कर रहे हैं वो चीजें। उसके बाद नंबर 3 पे बात करते हैं गुडविल कंसेप्ट की। गुडविल कंसेप्ट क्या होता है, वेलफेयर मेजर लाइक अ सेफ्टी, फर्स्ट एड, लंच रूम वगैरह मिलने लग गए इनको, रेस्ट रूम वगैरह। मतलब गुडविल बनाने लगी कंपनी अपनी, जितने भी लोग
एचआर को क्या करते थे, रिक्रूट करते थे ना, वो धीरे धीरे उनके अंदर सद्भावना जागने लगी कि भाई यार इतना काम करता है, मशीनों की तरीके से काम लेते हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो वहां पर क्या हुआ, आपका एक गुडविल को बढ़ाने के लिए कि हमारी कंपनी क्या कर रही है भाई, अपने जितने भी वर्कर हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रख रही है, फर्स्ट एड का ध्यान रख लिया, लंच रूम का ध्यान रख लिया, ठीक है, जो रेस्ट रूम है वो दे रही है, पॉजिटिव इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर देती थी ये वाली चीज आपके ह्यूमन के ऊपर। जब इतना सब कुछ सेफ्टी मिलती थी, फर्स्ट एड मिलती थी, लंच रूम मिलता था या आपको रेस्ट रूम मिलता है, तो वर्कर को एक गुडविल जैसा देखता है कि भाई मेरी भी कोई एक इमेज है कंपनी के अंदर, तो उसके साथ क्या होता था, एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता था हमारे वर्कर्स के ऊपर, और वर्कर ज्यादा मोटिवेट होकर के क्या करते थे, मोटिवेशन आकर के क्या करते थे, वो ज्यादा से ज्यादा भाई क्या करते थे, वर्क करते थे आपकी कंपनी के अंदर। तो इस तरीके से भाई आप लोगों ने मैचिंग के अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कमोडिटी के अंदर ये चीज बोली गई है, फैक्टर प्रोडक्शन के अंदर ये चीज बोली गई है, गुडविल कंसेप्ट के अंदर ये चीज बोली गई है। उसके बाद बात करते हैं पैटर्नलिस्टिक या आपका पैटर्नलिज्म, ठीक है। अब ये बात ये है कि मैनेजमेंट मस्ट अजम्पशन ऑफ फादरली एंड जो आपकी प्रोडक्टिव या आपका जो प्रोटेक्टिव एटीट्यूड रखती थी, मतलब सुरक्षा का प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन रखने लगी थी। अब मतलब पैटर्नलिस्टिक का मतलब क्या होता है भी, आपके जिस तरीके से आप अगर माता पिता, आपके माता पिता आपका ध्यान रखते हैं, दैट इज कॉल्ड, ऐसा लगा लो कि आपके मम्मी पापा आपका जिस तरीके से ध्यान रखते हैं, पैटर्नलिज्म के अंदर भी वैसा ही ध्यान रखना पड़ता था। यहां पर क्या होता था, कर्मचारियों को सिर्फ बेनिफिट नहीं प्रोवाइड किए जाते थे, बट यहां पर जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो भी देनी स्टार्ट कर दी थी। कि बच्चे जिस तरीके से आप जिद करते हो कि मम्मी फोन लेना है, मम्मी फोन लेना है, मैंने तो एप्पल का फोन लेना है, मैंने तो गेम लेनी है, मैंने ये खरीदना है, मैंने वो खरीदना है, मुझे स्कूटी चाहिए। लड़कियों का होता है ना आजकल कि मम्मी मुझे तो स्कूटी चाहिए, और लड़कों का क्या होता है, भाई मुझे तो नया लैपटॉप चाहिए, या मुझे गेम चाहिए, सब कुछ, या मुझे नई बाइक चाहिए। तो इस तरीके से जिस तरीके से आपके मम्मी पापा आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो वांट्स हैं, जो आप चाहते हो आपके पेरेंट्स आपका पूरा करते हैं, यहीं पर भी वही बात है कि आपकी पेरेंट जो आपकी पैटर्नलिज्म है, जो आपका पैटर्नलिज्म या पैटर्नलिस्टिक है, इसके अंदर भी आपका पूरे का पूरा जो काम किया जाता था, आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन किया जाता था। और साथ ही साथ आपको जिस तरीके से आपके मम्मी पापा आपकी सुरक्षा करते हैं, वही आपका जो मतलब प्रोटेक्टिव एटीट्यूड आपके लिए रखा जाता था एम्प्लॉइज के लिए। उसके बाद अगर बात करें यहां पर ह्यूमिटेरियन, मतलब ह्यूमनिज्म लगा लो या ह्यूमनिटेरियन, ह्यूमनिटेरियन मानवीय अवधारणा का कंसेप्ट आया था, जिसके अंदर क्या था, उत्पादन, जो भी आपका उत्पादन की क्षमता को सुधारा जाता है, टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड टू द वर्कर मस्ट बी मेट। यहां पर ना पूरा और पूरा ध्यान रखा जाता था ह्यूमनिज्म का। ह्यूमनिज्म मतलब ह्यूमनिटेरियन का ध्यान रखती थी, जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है ना, उनका ध्यान रखा जाता था किस तरीके से कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है कैसे इंप्रूव की जाए, उसके फिजिकल का ध्यान रखा जाएगा, सोशल चीजों का ध्यान रखा जाएगा, साइकोलॉजिकल जो नीड्स है उनका भी ध्यान रखा जाएगा। ये चीजें तो मस्ट थी कि इन चीजों को रखना पड़ेगा, इन चीजों को। और अगर मेयो या अदर स्टेटमेंट, एक बंदा था मेयो, उसने और अदर लोगों ने बोला था, मनी इज लेस अ फैक्टर इन द डिटर्मिनेटिंग आउटपुट दैट ग्रुप स्टैंडर्ड, ग्रुप इंसेंटिव एंड सिक्योरिटी। देखो यहां पर अगर बात की जाए ना, या अन्य लोगों ने कहा कि समूह के जो आपके स्टैंडर्ड होते हैं, ग्रुप के जो स्टैंडर्ड होते हैं, उसके साथ साथ ग्रुप के जो इंसेंटिव होते हैं, उसकी जो सिक्योरिटी होती है, अगर उसकी तुलना पैसे से की जाए ना, वो कम है। पैसा एक कम चीज है, ठीक है ना, पैसा एक कम चीज है। अगर आप ह्यूमनिज्म के तरीके से देखोगे, ह्यूमनिटेरियन के तरीके से देखोगे ना, ह्यूमनिटेरियन के तरीके से देखोगे, तो पैसा आपका एक साइड में रह जाता है, और ग्रुप के जो स्टैंडर्ड होते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करना,
ग्रुप के जो इंसेंटिव होते हैं या ग्रुप की जो सिक्योरिटी जो होती है, मतलब आपके एचआरएम की बात कर रहे हैं, एचआर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लिए अच्छे स्टैंडर्ड फिक्स करना, उनका एक क्राइटेरिया फिक्स करना, हर चीज के लिए उनको इंसेंटिव देना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, भाई ये चीज पैसे से भी ज्यादा ऊपर की बातें हैं। ठीक है, जो बंदा कंपनी में काम करता है ना उसको पता है। एक बंदे को 1 लाख रुपया मान लो क्या मिलती है महीने की, जो उसकी सैलरी है वो मिलती है, लेकिन इसकी इज्जत है ना जो ग्रुप के अंदर, इसकी इज्जत बिल्कुल नहीं है। तो ये बंदा जी नहीं सकता। ये बंदा 1 लाख रुपया लेते हुए भी पता क्या सोचेगा, यार मेरे लिए पता नहीं क्या बातें करते होंगे, टेंशन में रहता है एक तरीके से, मतलब फोर्सफुली इसका दिमाग वहां चला जाता है। अगर एक बंदे को अच्छा इंसेंटिव दिया जा रहा है, सिक्योरिटी दी जा रही है, उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है, वो बंदा ज्यादा खुश रह सकता है अगर उसकी जो पेमेंट है 30,000 भी होगी महीने की। तो ये इतना डिफरेंस होता है इन चीजों के अंदर। और दूसरा ये है कि संगठन है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन इज सोशल सिस्टम होगा, एंड बोथ इकोनॉमी एंड सोशल जो आपके डायमेंशन है उसके अंदर निर्धारित किए जाएंगे। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स कंसेप्ट की बात करते हैं, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, यहां पर क्या होता है, इंप्लॉई आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द, यहां पर ह्यूमन के लिए ना एक मतलब जिज्ञासा सी मिलती है, उसको संतुष्टि मिलती है, अंदर की सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको कि भाई मैं भी एक बड़ी संस्था का, बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक वैल्यूएबल एसेट्स हूं। तो ह्यूमन रिसोर्स कंसेप्ट जब आया ना कि ह्यूमन रिसोर्स है वो आपकी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स हैं, एंड रियलाइज करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भाई आपके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है ना वो आपके गोल है। ठीक है, तभी उनको क्या होती है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो क्या होंगे, मतलब इंप्रेस होंगे तो आपकी कंपनी के अंदर अच्छे से काम करेंगे। इस तरीके से आपका एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम चलता रहा। उसके बाद इमर्जिंग की बात करते हैं कि उभरती हुई अवधारणा जो आज के टाइम में चल रही है, जो करंटली सिचुएशन के अंदर चल रही है, वो है कर्मचारियों को क्या किया जाता है, पार्ट माना जाता है प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रोग्रेस के लिए क्या माना जाता है, इंप्लॉइज जितने भी आपके कर्मचारी होते हैं उनको क्या माना जाता है, कंपनी की जो प्रोग्रेस है या उनका एक कंपनी के पार्ट के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। दे शुड हैव फीलिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन इज देयर ऑन, उनको फीलिंग दिलाई जाती है। तभी तो आजकल काम करते हैं लोग भाग भाग के कि मेरी कंपनी मेरी कंपनी, मेरी कंपनी के अंदर आओ, मैं आपको अच्छे प्रोडक्ट लाऊं। उनको एक फीलिंग भी दिलाई जाती है। जो आपका इमर्जिंग कंसेप्ट है ना, आज का जो एचआरएम का कंसेप्ट चल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स का कंसेप्ट चल रहा है, उनको फील करवाया जाता है कि भाई आप हमारी कंपनी के पार्ट नहीं हो, आपकी ही कंपनी है। ये चीजें उनको बताई जाती हैं टू दिस एंड। तो यहां अगर देखा जाए तो इसलिए मैनेजर मस्ट ऑफर बेटर क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, आपको अच्छी गुणवत्ता जीवन की प्रदान करता है। आपका जो वर्क स्पेस होता है वहां पर आपको अच्छी लाइफ प्रदान करता है, एंड ऑफर देता है आपको अच्छी अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनके लिए, एंड पोटेंशियल जो आपकी क्या होती हैं, जो नीड्स होती हैं, जो आपकी एक्सप्लॉइट होती हैं, मतलब आने वाले आपको अवसर दिए जाते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर भाई आपको ज्यादा से ज्यादा अपने एचआर रिसोर्स की डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। अब ये बोलोगे सर जी ये क्या फंडा स्टार्ट कर दिया आपने। देखो अमर्जिंग के अंदर ये होता है कि आपकी कंपनी के अंदर जो भी पर्सन है वो आपकी कंपनी के पार्ट भी हैं, ठीक है, साथ के साथ प्रोग्रेस करते हैं वो कंपनी की, साथ के साथ उनको फीलिंग भी दिलानी है कि भाई आप हमारी कंपनी के पार्ट नहीं हो, ये कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ही भाई आपका है। ठीक है, उसके बाद बेटर क्वालिटी, उसको वर्क लाइफ की बेटर क्वालिटी दी जाती है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी के ऑफर दिए जाते हैं। पोटेंशियल जो उनकी आशाएं होती हैं या उनके जो अवसर होते हैं या उनके जो काम करने का सिस्टम होता है उसको एक्सप्लॉइट देयर द पोटेंशियल फुली, आने वाले टाइम के अंदर अच्छे अच्छे उनको अवसर भी देते हो। साथ ही साथ ना जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है उनको ये बोला जाता है भाई तेरी कंपनी है, तेरे को विकसित किया जाएगा, विकास किया जाएगा, तू अच्छे से अपना जो पूरे का पूरा तेरे अंदर मतलब पावर है, तेरे अंदर जो भी तेरा मोटिवेशन है सारे का सारा हमारी कंपनी के ऊपर लगा दे, हम तेरी ही कंपनी है भाई तू। इसलिए उसको आजकल विकसित भी किया जाने लगा है। तो इस कारण पूरे का पूरा जो आपका एचआरएम है वो पूरे का पूरा धीरे धीरे डेवलप हो चुका है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं, यहां पर वेथर एंड डेविस दो लोग हैं,
इनके अकॉर्डिंग जो आपका क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं। यहां पर देखो, जब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना, यहां पर एक बंदा था वेथर, ठीक है, एक बंदे का नाम लिख देता हूं हिंदी में वेथर, और एक बंदे का नाम था हमारा डेविस, ठीक है, एक बंदे का नाम था डेविस, ठीक है, वेथर एवं डेविस, ठीक है। ये दो लोगों ने मिलकर के क्या किया भाई, क्या किया, चार तरीकों के कंसेप्ट दिए, चार तरीके के जो ऑब्जेक्टिव है ना कंपनी के लिए वो डिसाइड किया कि एक कंपनी के अंदर भाई ये चार जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये तो भाई होने ही होने चाहिए, बाकी छोड़ो, बाकी भी ऑब्जेक्टिव होते हैं अलग अलग तरीके के, पर ये जो चार तरीके के ऑब्जेक्टिव है भाई ये तो आपके होने ही चाहिए। देखो आज मैं इंपॉर्टेंस भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आने वाली क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी करूंगा और सारी जो आपकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, जहां पर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डज नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो पर्सन के बिना कैसे काम करेगी, ठीक है ना, ह्यूमन के बिना आप काम कर सकते हो, कोई भी आपका पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो एचआरएम के बिना काम नहीं कर सकता अकेला, क्योंकि एचआरएम के अंदर क्या किया जाता है, पूरे का पूरा जितना भी सिस्टम होता है ना, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव या इट्स ऑब्जेक्टिव विदाउट ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के बिना ना ही कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सकते, ना ही ह्यूमन रिसोर्स को सेपरेशन करके कंपनी के ऑब्जेक्टिव या इंडिपेंडेंटली काम नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अदर ऑल रिसोर्सेज होते हैं लाइक अ मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड मशीन डिपेंडेंट ऑन द एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, उसी तरीके से हमें डिपेंड रहना पड़ता है किसके ऊपर, जिस तरीके से हम अदर रिसोर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, मनी, मटेरियल, मैन को छोड़कर जितनी भी चीजें आती हैं, लैंड होगी आपकी, टेक्नोलॉजी है, मशीन है, वो सारी की सारी चीजें भाई, उसके अलावा जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स इज एन एक्सीलेंट रिसोर्स विच हेल्प इन द अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव माइनर। यहां पर बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स इतने एक्सीलेंट रिसोर्स होते हैं हमारी कंपनी के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर, इनका ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपको पूरे के पूरा जो सिस्टम है ना कंपनी का, उनको एक इकोनॉमिकल तरीके से, इकोनॉमिकल तरीका क्या होता है, सबसे सबसे सस्ते वे में, सबसे सस्ते वे के अंदर आपको आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करके देता है, और इफेक्टिव प्रभावशाली माइनर से, प्रभावशाली तरीके से आपके उद्देश्य हैं जो पूरे करते हैं। और हर डिपार्टमेंट के अंदर दिस डिपार्टमेंट शुड वर्क इन द कोऑर्डिनेट विद द ऑल अदर। जब एचआरएम आपका काम करता है ना, ह्यूमन रिसोर्स काम करता है, तो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है एचआरएम ही काम करता है, वहां पर एचआर ही काम करता है, ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं, उनके लिए इनकी मैनेजमेंट जरूरी होती है, उनके लिए मैनेजमेंट करके इनके बीच में कोऑर्डिनेशन किया जाता है ताकि सारे के सारे जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को अचीव किया जा सके। उसके बाद बात करते हैं फंक्शनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। देखो जब हम लोगों ने पीछे पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, यहां पर एचआरएम को चार तरीके से कैटेगराइज किया गया है कि भाई एचआरएम के चार तरीके के क्या होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था कि आप ऑर्गेनाइजेशनल के जितने भी रिसोर्स हैं उनको समझते हो। अब फंक्शनल के अंदर क्या होता है भाई, एचआरएम की बात कर रहे हैं यहां पर, एचआरएम, एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट को करना, ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, यहां पर जो वही फंक्शन एचआरएम के लिए किए जाते हैं, एचआर के लिए किए जाते हैं। The HR department should keep in the mind the demands and requirement of the organization। HRM के जो HR होता है आपका, या जो भी HR डिपार्टमेंट होता है, जो भी HRM को संभालता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को संभालता है, वो अपने दिमाग के अंदर ना कुछ बातों को ध्यान में रखता है। कैसी बातों को ध्यान में रखता है कि हमारी कंपनी के अंदर कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोगों को बाहर निकालना है हमारी कंपनी से, कितने लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, कितने लोगों का डेवलपमेंट करना है,
कब लोगों की असेसमेंट करनी है, इवैल्यूएशन करना है, ताकि उसके लिए वेज वगैरह डिसाइड की जाए या नए नए जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके उनको सेट किया जा सके, वो सारी कामों के लिए फंक्शनल जो आपका ऑब्जेक्टिव है जरूरी होता है। तो यहां पर आपका सारा का सारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट जो आपकी होती है, या आपका सिलेक्शन होता है, या आपकी जो ट्रेनिंग होती है, या आपका डेवलपमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ द जो आपके इंप्लॉय रिलेशनशिप होते हैं, वो भी आपके एचआरएम रिलेशनशिप, आपको पता होगा ना एचआर रिलेशनशिप भी इसके अंदर क्या किया जाता है भाई, इंक्लूड किया जाता है। यहां पर इंप्लॉय आर द अवेलेबल एज पर द प्रेजेंट एंड चेंज नीड। आपको पता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर धीरे धीरे जो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो नीड होगी किसकी, इंप्लॉइज की, जो आपकी कंपनी के अंदर काम करते हैं, उनकी भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो एज प्रेजेंट की बात कर रहा है और एज फ्यूचर की, जिस तरीके से आपकी नीड चेंज होती जाती है, आप उसी तरीके से रिक्रूटमेंट करते रहते हो। ठीक है, मतलब रिक्रूटमेंट करते रहते हो, इसका मतलब यह है कि भर्तियां करते रहते हो लोगों की, और साथ ही साथ उनका सिलेक्शन करके, उनको ट्रेनिंग दे करके अपनी कंपनी के अंदर एक पार्ट बना के उसको क्या कर देते हो, एक तरीके से उनसे काम लेते हो और उनको सैलरी वगैरह या कंपनसेशन वगैरह उनकी देते रहते हो। उसके बाद तीसरे की बात करते हैं। तीसरे की अगर यहां पर बात की जाए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, निजी या पर्सोनल ऑब्जेक्टिव भी बोला जा सकता है इसको, लेकिन यहां पर जो आपका है कौन सा है, पर्सोनल ही है आपका, ठीक है ना। पर्सोनल जो आपका ऑब्जेक्टिव है यहां पर रहने वाला है। निजी उद्देश्य कौन से हैं, देखो यहां पर एचआरएम का जो निजी काम होता है वो आप लोगों को पीछे भी यहां मैंने बताया ये सारे फंक्शन करता है एचआरएम, ठीक है। अब यहां पर पर्सोनल ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हेल्प इन द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करनी चाहिए, या ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी सेटिस्फैक्शन के लिए, ह्यूमन रिसोर्स की सेटिस्फैक्शन के लिए पर्सोनल ऑब्जेक्टिव को क्या किया जाता है, कंपनी के अंदर क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन एम्प्लॉय विल बी वर्क एफिशिएंसी को ज्यादा करते हैं। आपको पता है जिस बंदे को आप ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करोगे, ज्यादा से ज्यादा उनसे काम लेना चाहते हो, तो जितना ज्यादा सेटिस्फाई होगा आपका इंप्लॉय, उतना ही ज्यादा मोटिवेट और सेटिस्फाई होगा, उतना ही ज्यादा वर्क एफिशिएंसी अच्छी है, उसके माइंड के ऊपर जो स्ट्रेस है ना वो कम होगी। स्ट्रेस कम होगी तो क्या होगा भाई, स्ट्रेस कम होने से क्या होगा, आपके जो ऑब्जेक्टिव है आसानी से वो अचीव कर पाएंगे। जितना भी वर्क आप लोगों ने दिया होता है ना ह्यूमन को, तो वो आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे जब उसके माइंड पे स्ट्रेस ही नहीं है। इसके लिए उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। ये सारी बातें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक केयर ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एंड एडुकेट कंपनसेशन नीड ऑफ द एम्प्लॉय। यहां पर एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है कि ऑर्गेनाइजेशन इसकी भी परवाह करता है, किसकी केयर करता है, टेक केयर ऑफ द, धीरे धीरे जितने भी लोग हैं आपकी कंपनी में, जिसको भी जरूरत है किस चीज की, ट्रेनिंग की जरूरत है उसको ट्रेनिंग देता है, जिसको डेवलपमेंट की जरूरत है उसको डेवलपमेंट के लिए भेजता है, जिसकी करियर प्लानिंग भी करता है कि आने वाले टाइम में भाई आपको एचआरएम बिठाना है, सीधा आपको मैनेजर बनाना है, तो भाई आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों चीजें देने के साथ साथ उसको अच्छी कंपनसेशन, अगर उससे काम ज्यादा ले रहे हो तो भाई कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी, एक साफ सुथरी कंपनसेशन। या आपको उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बंदे को तो सुबह से लेकर, सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चूस देते हैं हम लोग, लेकिन बीच में उसको थोड़ा आराम देना, उसकी अच्छे से देखभाल करना, सारी की सारी चीजें आती हैं। टाइम पर उनको टी वगैरह प्रोवाइड करना, उनको खाने के लिए ब्रेक देना, सारी की सारी जो पर्सोनल ऑब्जेक्टिव के अंदर वो सारी चीजें आती हैं। साथ ही साथ आपकी ट्रेनिंग, आपका डेवलपमेंट, आपका करियर प्लानिंग, आपका एडुकेट कंपनसेशन, ये सारी जो नीड्स होती हैं एक एम्प्लॉय की होती हैं, और इसको मेंटेन करके रखना, टू मेंटेन एंड मोटिवेट टू द ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर द फुलफिलमेंट ऑफ द पर्सोनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिलमेंट करना पड़ता है, ताकि भाई आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के उनको आसानी से अचीव किया जा सके। इतना ही पर्सोनल ऑब्जेक्टिव आपका बोलता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है, निजी मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपका बोल रहा है। उसके बाद अगर बात करें एक सोशल ऑब्जेक्टिव की भी बात की जाती है। सीधी सी अगर आपको बात बताऊं,
आप लोगों को पता है सोशल के अंदर क्या क्या सारी चीजें आती हैं। सोशल के अंदर एचआरएम में आपका जो एचआर है, आपका एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स है, उनको एवरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट माना जाता है। जिस तरीके से आपको नीड होती है कि भाई आपके बच्चों को एजुकेशन दी जाए, आपका हेल्थ का ध्यान रखा जाए, आपके एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा जाए, उसी तरीके जितने भी आपकी कंपनी के अंदर एचआर काम कर रहे हैं ना, उनको भी वही सेम टू सेम नीड की जरूरत हो, मतलब उनकी भी नीड होती है। इट इज एक्सपेक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन विल बी ह्यूमन रिसोर्सेज द एथिकल माइनर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है विथ विच विल नॉट बी बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट आल्सो द सोसाइटी के अंदर भी आपको आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स हैं जो कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं, वही तो डील करते हैं आपकी सोसाइटी के साथ। जो एचआर आपकी कंपनी में काम करते हैं, अगर एचआर आपके संतुष्ट होंगे, उनको अच्छे से सैलरी मिलेगी, उनका अच्छे से एजुकेशन होगी उनके बच्चों की, उनको कोई ना किसी प्रकार की स्ट्रेस ना होगी, तो वही लोग आपके सोसाइटी के साथ लिंक बढ़ाते हैं आपके। मतलब ऐसा लगा लो वो एथिकल रूप से काम करेंगे, आपके पूरा जो लेबर मैनेजमेंट रिलेशन है वो भी आपको देखना पड़ेगा, साथ के साथ जो ह्यूमन आपके लोग हैं वो आपके पब्लिक रिलेशनशिप बनाते हैं, वहां पर भी आपको फायदा होगा। अगर आप लेबर के साथ अच्छी मैनेजमेंट रिलेशनशिप बना के रखते हो, उनका वेलफेयर का ध्यान रखते हो, सेफ्टी का ध्यान रखते हो, रिस्पेक्ट करते हो लॉ ऑफ नेशन की, जो भी आपकी कंपनी है वो लॉ के अकॉर्डिंग जो भी आपके मतलब कंज्यूमर के लॉ बने हैं, सॉरी एचआरएम के लिए लॉ बने हुए हैं ना, जो भी आपके जितने भी इंप्लॉइज के लिए लॉ बने हुए हैं, उनके वेजिस के लिए लॉ बने हैं, उनकी अगर आप नेशन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ द नेशन करते हो अगर आप, तो वहां पर आपको भी फायदा होता है कि आपकी जो भी इंप्लॉयमेंट आपके पास काम कर रही है, उनके एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको अच्छे से देखो और वो भी आपके लिए अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन आर द इम्पोज बाय द गवर्नमेंट इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फेल यूटिलाइज इन। यहां पर अगर बात करें ना, सरकार के द्वारा भी बहुत सारी चीजें आपके ऊपर लागू की जाती हैं एचआरएम के लिए, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। यहां पर ये थे चार आपके वेथर और किसके द्वारा, डेविस के द्वारा, जो चार तरीके के आपके ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद हम और ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। एचआरएम का ऑब्जेक्टिव होता है, हेल्प करता है आपके जितने भी गोल होते हैं कंपनी के उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, टू एम्प्लॉय द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स एफिशिएंटली, एफिशिएंट तरीके से वर्क करता है। अगर आप अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट करते हो तो आपका अच्छे से आपकी कंपनी के अंदर जो वर्क सिस्टम है, वर्क फोर्स है आपकी, अच्छे से काम करेगी। उसके बाद टू द प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव विद इन विल ट्रेनिंग विल मोटिवेट टू द, यहां पर जो आपका एचआरएम है आपके लोगों को साथ के साथ वेल ट्रेंड करे, वेल मोटिवेट करे, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके अच्छे से जो भी ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट किए जा सके। पर यहां पर वेल ट्रेंड एंड वेल मोटिवेट करना पड़ता है एम्प्लॉइज को। टू इंक्रीज एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यहां पर अगर बात करें तो आपकी जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो बहुत जरूरी होती है। एक इंप्लॉई अगर आपकी जॉब में काम कर रहा है ना, अगर उसको कम सैलरी भी दे रहे हो, अगर वो कम सैलरी के अंदर अच्छे से सेटिस्फाई है ना, तो अच्छे से काम करेगा। स्टिमुली एम्प्लॉइज टू द रियलाइज देयर द पोटेंशियल, स्टिमुली क्या होती है भाई, उनको टाइम टू टाइम एक्चुअल चीजें याद कराओ कि भाई आप तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या हो, पार्ट हो। उनको ये चीज फील करानी है एक्चुअलाइजेशन के अंदर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर स्टिमुली देनी है उनको, और स्टिमुली देते ही वो बंदा आपको पोटेंशियल रिस्पॉन्स करेगा, अच्छे से काम करेगा भाई वहां पर। उसके बाद अगर बात करें, यहां पर अगर बात करते हैं किसकी, टू डेवलप मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। वर्क लाइफ भाई एचआरएम के अंदर बहुत लोग आपको पता है कि काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं आपके लिए, सारा दिन आपकी कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो भाई उनकी जो लाइफ क्वालिटी है उनको थोड़ा सा सुधारा जाए, उनका रख रखाव किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, उसको डेवलप किया जाए, मेंटेनेंस की जाए, तो भाई आपके वर्कर ज्यादा आपके लिए एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं। टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसी एंड टू द आल, जो एचआरएम है आपका ना, उसके अंदर क्या किया जाता है कि जितनी भी आपकी नई नई नीतियां आती हैं, नई नई पॉलिसियां आती हैं, उनको आपकी एम्प्लॉइज तक पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है अगर एचआरएम आप लोगों ने एस्टेब्लिश किया। एचआरएम के अंदर क्या होता है, ये आपका सबॉर्डिनेट है, ये है, मतलब पूरे का पूरा जो मैनेजमेंट का सिस्टम होता है वो भी इसके अंदर लागू होता है। टू एथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ द सोशल, इंश्योरिंग कंप्लेंशन विद द लीगल एंड इथिक्स स्टैंडर्ड। यहां पर अगर बात करें समाज की जो जरूरतें होती है ना, उनका भी ध्यान रखें
क्योंकि सारे के सारे जो आपके एचआर हैं वो आपके समाज से ही तो लिए गए पर्सन है, तो उनका एथिकली और सोशली रूप से अच्छे से रिस्पॉन्सिव तरीके से ध्यान रखा जाए, इंश्योर किया जाए कंप्लेंशन विद द लीगल। आप लीगल और एथिकल तरीके से उनके स्टैंडर्ड फिक्स करो, उनको अच्छे से सैलरी वगैरह उनकी प्रोवाइड करो, ताकि वो भी खुश, आप भी खुश, आपकी कंपनी भी तरक्की करेगी और उनकी भी ग्रोथ धीरे धीरे होगी। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी दो उनको साथ के साथ, ठीक है, वॉइस इन द मैनेजमेंट, साथ के साथ उनका जो एक्सप्रेशन है, मतलब आप ना उनको, एचआरएम है जो आपका, इसका यही काम होता है कि जितने भी इंप्लॉइज है ना उनसे अच्छे आइडिया क्रिएट करें, करवाएं या उनसे अच्छे आइडिया लाएं, उनको मोटिवेट करें, भाई तुम तो हमारी कंपनी के पार्ट हो, भाई तुम अच्छे आइडिया नहीं दोगे तो कौन देगा। उससे एक उनको क्या होगी, वॉइस इन मैनेजमेंट। वॉइस इन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि उनको लगेगा कि हम ही मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब वॉइस बने वो मैनेजमेंट की, मतलब उनको भी फील कराओ कि आप भी हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा हो, आपको भी राइट है इस चीज का कि आप भी हमारी कंपनी के अंदर आकर के मैनेजमेंट कर सकते हो, आप हमारी कंपनी की मैनेजमेंट के भी हिस्से हो। यही तो एचआरएम है पूरे का पूरा। उसके बाद बात करते हैं टू प्रोवाइड फेयर, एक्सेप्टेबल एंड एफिशिएंट लीडरशिप। अच्छी और साफ सुथरी और कुशल एक तरीके का, एक्सेप्टेबल ऐसा हो जिसको स्वीकार किया जा सके। ऐसा ना हो कि आप फोर्सफुली काम करवा रहे हो, कौन मानेगा भाई आपकी बात। फोर्सेबल आपने काम यहां पर नहीं करवाना, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आपका जो भी ह्यूमन रिसोर्स है आपकी बात मानने, वो एक तरीके का अनफेयर चीजों वाली बात नहीं करनी आपने, एक निष्पक्ष तरीके का आपका फेयर होना चाहिए पूरा का पूरा डिसीजन है, तभी आपकी लीडरशिप है इफेक्टिव और प्रभावी यहां पर हो सकती है। एस्टैब्लिश, टू एस्टैब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजायरेबल वर्क रिलेशनशिप की बात करते हैं, वर्किंग रिलेशन। भाई सीधी सी बात है, यहां पर इन्होंने ये बात बोली है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन साउंड, साउंड का मतलब है कि एक तरीका का फेयर बनाया होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक ही बंदे के ऊपर सारा का सारा काम लाद दिया। स्ट्रक्चर्ड वे से होना चाहिए, डिजायरेबल होना चाहिए, जिसकी जरूरत है हमें, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग रिलेशनशिप भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक ही बंदे के ऊपर सारे का सारा काम फेंक दिया और वो बंदा डिप्रेस्ड हो रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, और आपकी कंपनी से एक अच्छा जो आपका ह्यूमन सोर्स है वो चला जाए या वो काम छोड़ दे, ऐसा ना करें, ठीक है। एचआरएम के अंदर ऐसा नहीं होता, एक स्ट्रक्चर्ड वे का और डिजायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहिए। इट एम्स टू यूटिलाइज द ह्यूमन सोर्स इफेक्टिव तरीके से। एचआरएम का यही मतलब होता है कि जितने भी हमारे ह्यूमन सोर्स है ना उनको सही जगह पर काम में लगाएं और सही समय पर काम में लगाएं, और अच्छी पोस्ट के अकॉर्डिंग या स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाए, अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। ऐसा ना हो कि हर बंदे से हर तरीके का काम ले रहे हो, वो बंदा वो काम करने में एफिशिएंट नहीं है, तो आपका इफेक्टिव तरीके से काम इफेक्टिवली नहीं हो सकता। उसके बाद यहां पर अगर बात करें आगे की जो बात है, इट क्रिएट द एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, वही स्ट्रक्चर की बात है कि आप एक अच्छी हायरार्की बनाएं अपने, उसके अंदर डिपार्टमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग उनकी वर्क, जो नेचर ऑफ वर्क है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अकाउंटेबिलिटी है, वो उनके ऊपर डिपेंड करे। मतलब लेवल बना दो कि ये आपका टॉप लेवल के जो एचआर है, ठीक है, उसके बाद ये आपकी क्या है, मिडिल लेवल की एचआर है, ठीक है, और इसके बाद लोअर लेवल के एचआर है जो हेल्पर के रूप में आप लोगों के काम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उसको कंपनी से बाहर निकालो। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आपकी यहां पर होनी चाहिए, वो आप लोगों को विभाजित करनी पड़ती है एचआरएम करते टाइम, ठीक है। उसके बाद एचआरएम फैसिलिटेट्स द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द फ्रंट्स, मतलब आने वाले टाइम के लिए आपको बड़ी पोस्टों के लिए तैयार करना या आपको नॉलेज देनी, ताकि आपको इतना विकसित कर दिया जाए। अगर आप लो लेवल पर भी काम कर रहे हो, आपको फीलिंग किसकी आनी चाहिए कि मैं हाई लेवल पर काम कर रहा हूं, और जब लो लेवल वाले बंदे हाई लेवल की फीलिंग के साथ काम करते हैं तो आपकी जो कंपनी है ना वो ऊंचाइयों को छूना स्टार्ट कर देती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है यहां पर। उसके बाद अगर बात करें उनको एट ए टाइम, मतलब जब भी उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो, उनको ट्रेनिंग दो, या ऐसा करो कि एम्प्लॉय को एडवांस रखो। यार एडवांस का मतलब ये है कि उनको डिजिटल रूप से भी जोड़ो,
डिजिटल जो आपका सिस्टम है उसके तरीके से आप जोड़ना स्टार्ट कर दो उनको, डिजिटल तरीके से आप उनसे काम लो, उनको स्टार्ट करते रहो। आने वाले टाइम में उनका पूरे का पूरा जो योगदान है आपकी कंपनी के अंदर रहना चाहिए। एचआर आल्सो हेल्प करता है एम्प्लॉय एडवांस इन द सोशल फ्रंट बाय द प्रोवाइडिंग देम विल वेलफेयर सर्विस। वेलफेयर सर्विस आपकी दी जाती है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, टैक्स आ गए आपके, ठीक है ना, मतलब जिसके एक तरीके से ये लगा लो कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, जो आपकी टिप्स होती है ना वो दी जाती हैं टैक्स के अंदर। उसके बाद अगर आपका इंश्योरेंस है वो करवाया जाता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो भी दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा कंपनसेशन बोनस वगैरह सारे के सारे आपके यहाँ पर एचआरएम में दिए आपको जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं एचआर ट्राई टू द रिकोनिलिक। रिकोनिलिक का मतलब ये होता है कि आपका संगठन अगर बदल रहा है तो उसके जो गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेट करो, लॉयल बना लो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर करके संगठन के लिए। उनका जो मतलब ऐसा लगा लो कि आपका पूरे का पूरा जो संगठन है अगर उसके अंदर कोई बदलाव भी करते हो ना तो आपके लिए जो एम्प्लॉइज हैं वो वफादारी से फिर भी आपके काम करते रहे। ऐसा ना हो कि मेरे को ये पोस्ट से हटा दिया, मेरे को दूसरी पोस्ट पे लगा दिया और एम्प्लॉय आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एचआरएम ऐसा आप करो कि आपके जितने भी सारे के सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो रिमेन रहे, लॉयल रहे आपके लिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर देखो 22 मैंने ऑब्जेक्टिव ऐड करे हैं और 4 आपको दूसरे वाले करवाए हैं, वेथर एंड डेविस वाले। टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उनके तक पहुंचना चाहिए, ये तो मे बी ये वाला है, ठीक है, रीच तक है, मे बी ये दोबारा मैंने ऐड कर दिया होगा। और यहाँ पर पूरे का पूरा जो नहीं ये अलग है, ठीक है। यहां पर अगर बात की जाए स्किल एंड एबिलिटी टू द फोर्स एफिशिएंटली, आप उनकी नियोजन करें, पूरे का पूरा एम्प्लॉय बनाएं, उनको जितने भी एम्प्लॉय है ना उनका एम्प्लॉय करें, मतलब उनकी जो प्लानिंग है, ठीक है, उनके लिए अच्छे से प्लानिंग करें पूरी की पूरी। अगर अच्छे से प्लानिंग करोगे तो उनकी स्किल और एबिलिटी को अच्छे से एफिशिएंट तरीके से यूज किया जा सकता है। वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेट की बात करते हैं, फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये में भी दोबारा ऐड हो गया, चलो कोई बात नहीं है, ये भी मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं भाई इंपॉर्टेंट की, इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो अब तक ऑब्जेक्टिव पढ़ ले, इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर एचआरएम होगा तो इसकी एक महत्वपूर्णता क्या रहने वाली है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो भाई यहां पर जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो क्या रहने वाली है, सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटिंग की, रिक्रूटिंग एंड ऑन बोर्डिंग की। भाई आपके लिए यहां पर क्या किया जाता है, अच्छी अच्छी भर्तियां निकाल करके अच्छे अच्छे जो इंप्लॉइज होते हैं उनको कैप्चर किया जाता है और अपनी कंपनी के अंदर लेकर के आया जाता है। उसके बाद उनकी मैनेजमेंट भी की जाती है। सर जी मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, जो मैंने आपको बताया था पोस्ट कार्ड की बात करते हैं, ठीक है। पोस्ट कार्ड, मैं तो देखो पोस्ट कोर भी होता है, एक होता है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड मैंने अपने बीबीए की क्लास में सीखा था, आपको मे भी पहले मैनेजमेंट की क्लास में भी बताया होगा अगर आपने देखी है तो। डियर फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके अपना फीडबैक दें। अगर ऐसी क्लासेस आपको और चाहिए तो अपना फीडबैक जरूर दिया करो, एक थैंक यू ही लिख दिया करो, आपके लिए इतना मतलब ज्यादा मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, अच्छी अच्छी स्लाइडें दे रहा हूँ आपको, यार थोड़ा सोचा करो, ठीक है। यहाँ पर रिक्रूटिंग और ऑन बोर्डिंग की बात करते हैं, भर्ती की जाती है, भर्ती करके उनकी मैनेजमेंट भी की जाती है, उनका प्रबंधन भी किया जाता है। प्रबंधन करने का मतलब ये होता है यहाँ पर आपका प्लानिंग किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, स्टाफिंग आपकी रिक्रूटिंग के अंदर आ गई है। उसके बाद मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें हेल्पिंग विद द बेसिक नीड, यहाँ पर जो आपका एचआरएम होता है ना वो हेल्पिंग करता है बेसिक नीड के अंदर, बेसिक नीड आपकी पूरी करने के अंदर आपकी हेल्प करता है। अगर आप फ्री में घूम रहे हो तो अगर आप रिक्रूट कर ले हो कर सकते हो, अगर आपको 10,000 रुपये मिल रहा है ना तो मतलब आपकी जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट हो जाएंगी और कंपनी की बेसिक नीड भी कंप्लीट हो जाएंगी। एचआरएम अगर आपने अच्छे से स्ट्रक्चर किया है, अच्छे से उसकी मैनेजमेंट कर रहे हो, एचआर अच्छे से बना रखा है, तो स्मूथर जो आपका कम्युनिकेशन है, टॉप लेवल है, ठीक है, उसके बाद मिडिल लेवल है या आपका लोअर लेवल है, इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से होने लग जाता है जब आप एक अच्छा एचआरएम स्टैब्लिश करते हो, हर बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हो। तो भाई समझ जाओ यहाँ पर स्मूथर कम्युनिकेशन आपका चल पड़ता है, कम्युनिकेशन का जो मतलब बैरियर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ बात करते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट मिलते हैं, एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिलते हैं, मैंने पीछे अभी पढ़ाया आप लोगों को यहाँ पर कि आपको
पेरेक्स दिए जाते हैं, या आपको इंश्योरेंस दिया जाता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग की बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपकी रिक्रूटिंग और ऑनबोर्डिंग है, उसी तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करते हो। आने वाले टाइम के अंदर जो भी आपकी कंपनी के अंदर लोअर लेवल पे होते हैं उनको मिडिल लेवल पर शिफ्ट कर दिया जाता है, मिडिल वालों को टॉप पर शिफ्ट कर दिया जाता है, और कुछ लोगों को यहाँ पर रिटायरमेंट दे दी जाती है, और बाद में लोअर लेवल के लिए नई रिक्रूटमेंट करके नई ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी जो इंसेंटिव या आपको जो बोनस दिया जाता है या आपको जो इंसेंटिव दिए जाते हैं, वो किसके बेस पर दिए जाते हैं? वो आपके दिए जाते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के तरीके से आपको दिए जाते हैं। यहाँ ना मैं आपको बता देता हूँ, पोस्ट कार्ड याद कर लो भाई, सारी सारी चीजें आपको यहाँ पर याद हो जाएंगी। पी का मतलब प्लानिंग है, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, एस का मतलब स्टाफिंग है, टी का मतलब ट्रेनिंग है, सी का मतलब कंट्रोलिंग है। अगर कोई बंदा आपके यहाँ पर खराबी भी कर रहा है तो एचआरएम का वहां पर एक्शन लेने का भी, उसको कंट्रोल करने का भी हक होता है, इसके पास अथॉरिटी होती है। ठीक है, उसके बाद ए का मतलब क्या होता है? अप्रेजल या परफॉर्मेंस अप्रेजल इसको बोल सकते हो, कि आपकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक किया जाता है, उसके बेस पर आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा इंश्योरेंस दिया जाता है, एक्स्ट्रा आपको क्या दिए जाते हैं? बोनस मिलते हैं। उसके बाद मेंटेनिंग द वर्क एटमॉस्फेयर, आपका जो जिस मतलब इन्वायरमेंट में रह करके काम करना है ना, इन्वायरमेंट में रह करके काम करना है, किसको काम करना है सर जी? जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है ना, उसको काम करना है। तो उसके लिए एक अच्छा ऐसा ना हो कि यार जिस वर्क स्पेस पे आप काम कर रहे हो वहां पर मतलब पूरी पूरी ऑक्सीजन नहीं आ रही। अगर आपका कोई ऐसा काम लगा लो कि आपका फायर वाला काम है, आग का काम है कोई, ठीक है, आग के अंदर आप लोहे को गर्म करते हो, वहां से नई नई चीजें क्या करते हो? आप बनाते हो, तो वहां पर आपका प्रॉपर ऑक्सीजन सिस्टम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग दम घुट कर ही मर जाएं वहां पर जो आपकी एचआर काम कर रही है। तो ये ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो मैनेजिंग डिस्प्यूट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं आपके, डिस्प्यूट का मतलब ये होता है किसी भी तरीके की आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, लड़ाई होगी आपकी, तो लड़ाई के अंदर आपका किसी भी तरीके का ये नहीं होना चाहिए कि आपका डिस्ट्रीब्यूट बढ़ता चला गया, डिस्ट्रीब्यूट आपका बढ़ता गया, ठीक है, उसको कंट्रोल करो। कंट्रोल करने के लिए आपकी मैनेजमेंट है, एचआर उसको कंट्रोल करेगा, एचआर मैनेजमेंट उसको कंट्रोल करके उसका सॉल्यूशन निकालेगी सारे का सारा। अगर आपके लिए कोई भी हड़ताल कर रखी है ना, एचआर ने हड़ताल कर दी, किसी भी तरीके का स्ट्राइक कर दी, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। उस डिस्प्यूट्स को क्या करना है आप लोगों ने? खत्म करना है और डेवलप करना है पब्लिक रिलेशनशिप। पब्लिक रिलेशनशिप कौन डेवलप करेगा? अगर आपके एम्प्लॉय अच्छे से सेटिस्फाई हैं, आप उनको अच्छे से क्या दे रहे हो? सैलरी दे रहे हो, तो आपके एचआर हैं वो दूसरी पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन भी बिल्ड करते हैं। कीपिंग चेक द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, भाई टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज की जो सेटिस्फेक्शन है उसको चेक करते रहो। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो आपका पूरे का पूरा जो काम है वो यहाँ पर क्या हो सकता है? कवर हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। एचआर का इंपॉर्टेंस ये होती है कि बड़ी बड़ी कंपनियों से अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करके अपनी कंपनी में लाया जाता है, या आपका कोई ऐसा पर्सन अगर आपको मिलता है जो आपकी कंपनी के लिए फायदेदार है, या उस बंदे के अंदर अच्छा टैलेंट है ना, तो भाई सोच लो वहां पर कि उस बंदे को अपनी कंपनी के अंदर ला करके काम करवाना है। ठीक है, ये एचआरएम का एक मेन मोटिव यहाँ पर इंपॉर्टेंस रहती है, इस चीज के लिए भी आप। उसके बाद ट्रेन पीपल ऑफ चैलेंज रोल्स, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है या ट्रेंड किए जाते हैं पीपल्स को चैलेंज के लिए, आने वाले चैलेंज के लिए उनको रोल निभाए। मतलब आने वाले टाइम में अगर आपको एचआरएम मैनेजर बना दिया जाए, एचआर का मैनेजर बना दिया जाए, तो किस तरीके के आपके सामने चैलेंज आएंगे, उनके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, यहाँ ट्रेन लिखा हुआ है, ट्रेंड लिख लो या तो ट्रेनिंग लिख लो। ठीक है, ट्रेनिंग लिख सकते हो यहाँ पर। ट्रेनिंग टू पीपल टू चैलेंज टू द रोल, रोल निभाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है अगर आपको किसी भी तरीके का रोल निभाना पड़े। डेवलप स्किल एंड कंपिटेंसी, आपकी जो क्षमता है, ठीक है, आपकी जो स्किल है, आपके जो कौशल्स हैं आपके अंदर, और आपकी जो क्षमता है, उनको बढ़ाने के लिए आपसे ट्रेनिंग वगैरह डेवलपमेंट वगैरह आपका करवाया यहाँ पर जाता है। उसके लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है आपका एचआरएम। उसके बाद जो प्रमोट किया जाता है टीम की स्पिरिट को, टीम स्पिरिट मतलब टीम का जो सेपरेट है उसके लिए, मतलब स्पिरिट का मतलब ये होता है कि आपके अंदर भावना,
पैदा करना, कि आप टीम की भावना पैदा करना, उस चीज को प्रमोट करना है, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट के ऊपर रहना है आपको, वो चीजें अपने जो एचआर है उनके अंदर डेवलप करनी है, ठीक है। इंक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट को। अगर आपका एचआर है, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, अच्छे से सेटिस्फाई है, इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन उसकी अच्छी है, तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्टिविटी और आपका प्रॉफिट है वो भी। जब आपको पता है काम अच्छे तरीके से करेगा, लोगों को इंस्पायर करेगा या लोगों को बोलेगा हमारी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदो, इस तरीके से मेंटेन करेगा, तो भाई आपको पता है जॉब सेटिस्फेक्शन होगी किसी बंदे के पास, तभी ऐसा काम करेगा, तब करेगा तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। एनहेंस स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, लिविंग के जो स्टैंडर्ड है उनको भी एनहेंस करना है, कि जो भी आपकी एचआर काम कर रही है उसको अच्छा वर्क स्पेस देना, उनको अच्छा सा लिविंग स्टैंडर्ड प्रदान करना, एक अच्छी फीलिंग दिलाना उनको। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एचआर का मतलब ये भी होता है कि आपकी कंपनी के अंदर नए नए वर्कों को स्टार्ट करके, नई नई चीजों को स्टार्ट करके, नई नई जो रिक्रूटमेंट है वो की जाए, और जिससे क्या होगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और लोगों को भी अवसर मिलेगा किसका, कंपनी में काम करने का। ग्रेटर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट की बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके एचआर को ऐसा बनाओ कि वो आपकी कंपनी के लिए एक तो लॉयल रहे, साथ के साथ अपनी कमिटमेंट पे भी रहें, आप भी अपनी कमिटमेंट पे रहो, और आप भी एचआर के लिए लोअर रहो, मतलब लॉयल्टी वाले बंदे रहो, साथ के साथ आप ट्रस्ट पैदा करो, रिस्पेक्ट दो उनको, तभी आपका ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है उनके साथ। उसके बाद यहां पर और भी है, देखो ये लास्ट स्लाइड है आपकी, हायर द राइट पर्सन फॉर द जॉब। आप ऐसे पर्सन को हायर करो, ऐसे पर्सन को भर्ती करो अपनी कंपनी के अंदर, ऐसे पर्सन को अपनी कंपनी के अंदर सिलेक्ट करो जो आपकी सीट पड़ी हुई है या जो भी आपके डिपार्टमेंट के अंदर खाली जगह है उसको इस तरीके से भरो, ऐसे पर्सनों को वहां पर फिल करो जो आपकी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियर हो या आपकी कंपनी के लिए एक राइट पर्सन हो। उसके बाद जो आपकी लो एट्रेशन की बात करते हैं, एट्रेशन रेट क्या होती है, अगर आप अपनी कंपनी के अंदर जितने भी पीपल्स लोग हैं या जितने भी आपके एम्प्लॉइज लोग हैं उनको अच्छे से सेटिस्फाई करोगे, लोयल रखोगे, ट्रस्ट बनाकर रखोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे, उनको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दोगे ना, तो भाई आपकी कंपनी से वो कभी भी जाने वाले नहीं है, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। कभी नहीं जाएंगे तो मतलब आपका अट्रैक्शन जो रेट है, आपका अट्रैक्शन रेट आपका कम हो जाएगा, मतलब आपका जो टर्न रेट होती है ना जो एम्प्लॉइज की कितने लोग छोड़ के गए हमारी कंपनी को, वो रेट भी आपकी लो हो जाएगी, जिससे कि आपकी कंपनी की क्या बनती है, गुड विल बनती है, ठीक है। गुड विल आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है, उससे ही इंक्रीज होती है। एंश्योर पीपल डू देयर बेस्ट, ये इंश्योर करो कि हर बंदा अपना जो काम है, एचआर ये इंश्योर करे कि जो भी अपना काम है अच्छे से करे। एचआरएम मैनेजमेंट का यही तो काम है कि राइट पर्सन को राइट जगह पर लगा करके उनसे एफिशिएंट तरीके से काम करवाना। डू देयर बेस्ट का मतलब ये है कि वो अपना बेस्ट दें, ऐसा काम उनको दें। टाइम सेव इज नॉट कंडक्टिंग यूजलेस इंटरव्यूज, यहां पर जो एचआर होता है ना, आपको पता है कि यहाँ पर जो आपके लोअर वाले लोग हैं उनके ऊपर आपको उनका पता होता है कि वो अपना अच्छा दे रहा है उसको, तभी तो आप मिडिल लेवल पर भेज देते हो, मिडिल वालों को टॉप के ऊपर भेज देते हो, और जो नीचे वाले हैं ना, यहाँ पर दो चार लोग अगर नए रखने भी पड़ेंगे ना आपको, तो आप फालतू के इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करोगे। जब आपके पास अच्छी एचआरएम होती है ना, उसको पता होता है ये बंदा अच्छा है, इसको यहाँ लगा दे तो पूरे का पूरा फंडा ही मतलब सेटल हो जाएगा, और टाइम भी आपका सेव होगा, और कम टाइम के अंदर ज्यादा एफिशिएंट तरीके से आप काम करवा सकते हो। अवॉइड लीगल एक्शन फॉर एनी डिस्क्रिमिनेशन, आप ना किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मतलब ये लगा लो कि आपका अवॉइड हो जाएगा लीगल एक्शन। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के साथ गलत तरीके से व्यवहार करोगे तो ऐसा मान सकते हो कि आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा, लेकिन अवॉइड करना है आपने ज्यादा से ज्यादा, डिस्क्रिमिनेशन को कम से कम करना है अपनी कंपनी के अंदर, ना के बराबर करना है। डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन आपने कंपनी के अंदर लागू करना है, उसके लिए एचआरएम का होना बहुत ही जरूरी यहाँ पर हो जाता है। सेफ्टी लॉ आर नोट इन गोरिंग, जो भी आपके लॉ के द्वारा बोला गया है ना कि ये जो आपकी कंपनी है भाई, आपकी कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना
उनकी सेफ्टी लॉ के अकॉर्डिंग ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपके एचआर के लिए काम बने हुए हैं ना, रूल रेगुलेशन है, एक्ट बने हुए हैं, उनको फॉलो करना है। अब उनको फॉलो करना है तो इग्नोर नहीं करना। लॉज के द्वारा जो लॉ ने बोल दिया ना, लॉ ने कि ये सेफ्टी आपको करनी पड़ेगी अपनी कंपनी के अंदर हर इंप्लॉई की, तो भाई उस चीज को इग्नोर मत कर देना, नहीं तो आपकी कंपनी की जो गुडविल है वो बिल्कुल ही नीचे गिर जाएगी, आपके ऊपर गवर्नमेंट भी केस डाल देगी। इक्विटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय इन रिलेशनशिप टू सैलरी एक्सेट्रा। देखो यहां पर इक्विटी माननी चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि आपकी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, उनको इक्विटी दें, इक्वल सैलरी दें, हर बंदे को इक्वल सा या इक्विटी रखें, भेदभाव मत करें। वही डिस्क्रिमिनेशन वाला आ गया यहाँ पर। इफेक्टिव ट्रेनिंग अवॉइड करें, इफेक्टिव ट्रेनिंग अवॉइड करें कि ज्यादा से ज्यादा बंदे को प्रभावशाली ट्रेनिंग दे करके उनसे खून निचोड़ना, प्रभावी तरीके से ट्रेनिंग। अरे भाई आप उनको अच्छे से काम करो, उनका डेवलपमेंट करो, उससे ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। लेबर है ना जो आपकी काम कर रही है आपकी कंपनी के अंदर है, तो भाई एक सीधी सी और सिंपल सी आपको बात बता देता हूं, उनके साथ कभी भी गलत मत करना, क्योंकि यही आपकी कंपनी को आगे लेकर के जाते हैं। तो भाई ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्या की जाती हैं, इंक्लूड यहां पर की जाती हैं। उसके बाद लेबर ऑफ द पर्सोनल जो आपका एस्पेक्ट है, इसको भी यहां पर इंक्लूड किया जाता है। पर्सोनल आपका जो एक्सपेक्ट होता है ना, इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे आपका पर्सोनल के अंदर आपका क्या आ गया, रिक्रूटमेंट होगी, या आपका जो पर्सोनल आपके एस्पेक्ट्स है ना, उसके अंदर रिक्रूटमेंट आ गई, सिलेक्शन आ गई, मैन पावर प्लानिंग आ गई, या आपकी जो रिटायरमेंट आ गई, ठीक है, या आपका रिमेन्युएशन आ गया, इसके अंदर इंसेंटिव आ गया, प्रोडक्टिविटी आ गई, या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ गया। वो सारी चीजें भी यहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं कि लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट्स हैं उनको साथ में रखा जाना चाहिए। ये जो पॉइंट है आपका स्कोप के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है स्कोप के अंदर भी बच्चे आ सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरीके से डेली वाइज आपको 1 घंटे क्लास पेपर 1 और 1 घंटे क्लास पेपर 2 की मिलने वाली है। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने फ्री के अंदर स्टार्ट कर रखा है भाई, जिसने नहीं देखा 2 क्लासेस हो चुकी हैं, और एचआरएम की पहली क्लास भी आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लें, ये एचआरएम की सेकंड क्लास है भाई, देख लें जल्दी से जल्दी, आपका ही फायदा है, आपको ही आने वाले एग्जाम के अंदर फायदा होगा। तो इतनी ही आज की जो हमारी क्लास थी। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।